एल्जाइमर्स डिजीज। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिमेंशिया के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ठीक है, जिसमें से ये जो है क्या एल्जाइमर्स डिजीज, दिस इज द वन विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ठीक है। और इफ इट इज अकरिंग दैट मीन्स अर्ली ऑनसेट वाला है, एज अराउंड 40s में अगर हो रहा है, उसमें भी एल्जाइमर्स डिजीज इज द वन विच इज प्लेइंग अ मेजर रोल। In India, the most common cause of dementia is again the same, Alzheimer's disease, followed by vascular and dementia with Lewy bodies. अब ये दोनों क्या होते हैं, इनमें क्या कुछ अलग से फीचर्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दी Alzheimer's disease, ठीक है। स्टार्टिंग विद द एटियोलॉजी, क्यों होता है ये? तो इसमें आप देख सकते हैं एक कुछ जेनेटिक फैक्टर्स लिखे गए हैं और कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इन्वायरमेंट, जैसे कि एज। इट इज द मेन रिस्क फैक्टर and incidence of Alzheimer's disease increases exponentially with age, क्योंकि ये old age की ही disease है, so with the passage of time as the person grows old, so there are more chances of the patient suffering from this disease. Next, female gender may also be a risk factor independent of the greater longevity of women. मतलब बोलने का तरीका है कि women live longer than the men but still उनमें ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हेड ट्रॉमा एंड वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स कैन बी देयर, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि डिमेंशिया में एक कॉज रहता है कि इंजरी का, ठीक है, कि कोई पोस्ट हेड इंजरी रही हो, हेमाटोमा फॉर्मेशन हुआ हो, ठीक है। According to some studies, the long-term consumption of NSAIDs and acetaminophen have shown protection, ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन का है, ये रिस्क फैक्टर में नहीं आता है, ठीक है। दे हैव शोन प्रोटेक्शन, क्या चीज, NSAIDs, ओके। ये हमने इन्वायरमेंट का रिस्क फैक्टर डिस्कस कर लेगी, एज के साथ साथ फीमेल्स में ज्यादा कोई आपको हेड ट्रॉमा हो या वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स हो, ठीक है। फिर आते हैं आपके जीन्स, ठीक है। सो जेनेटिक फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड अबाउट 15% इज फेमिलियल। फेमिलियल केसेस मे बी ऑफ टू मेन ग्रुप्स, एक आ जाएगा आपका अर्ली ऑनसेट डिजीज और एक है आपका लेटर ऑनसेट ग्रुप। अब जो अर्ली वाला है, क्योंकि हमने कहा था कि अर्ली रीजंस में भी यही रहता है, तो उसमें आ जाएगा आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब दिस इज इनहेरिटेड, ठीक है। हमने कहा भी था कि जो अर्ली ऑनसेट वाला होता है उनमें स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक होता है, ठीक है। तो अब जो अर्ली ऑनसेट है उनमें ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, और जो लेटर ऑनसेट वाला है दैट इज सम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है और लेटर ऑनसेट वाला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन म्यूटेशंस। अब इसको समझने के लिए वी आर गोइंग टू गो लाइक अ स्टोरी। तो हमारे पास है क्रोमोसोम नंबर 21, इसके ऊपर एक जीन होता है APP जीन, दैट इज योर अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। देन वाया द अमाइलोडोजेनिक पाथवे ये एक अमाइलॉइड प्रोड्यूस कर देता है, ए बीटा अमाइलॉइड, ठीक है। अब इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, ए बीटा 40 एंड ए बीटा 42, एल्जाइमर्स। सो दिस वन इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्जाइमर्स। जो आपका 40 वाला वेरिएंट है अमाइलॉइड का, वो सेरिब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हम अभी इसके साथ वो कंसर्न है, ठीक है। अब इसके क्या हो जाता है, अब ये जो अमाइलॉइड बना है 42 वाला, ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है न्यूरॉन के बाहर। अब ये बाहर डिपॉजिट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूरोनल ए बीटा अमाइलॉइड प्लाग, ठीक है। प्लाग फॉर्मेशन किसके बाहर हो रही है, न्यूरॉन के बाहर। न्यूरॉन के अंदर भी कुछ चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। तो ऐसे टैंगल्स बन जाते हैं अंदर, ठीक है। अब बाहर बना था प्लाग, अंदर बने हैं टैंगल्स। दे कंटेन हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है, मतलब प्रोटीन्स का डेपोजिशन साथ साथ हो रहा है, क्योंकि इनमें टाउ प्रोटीन होता है, इसीलिए द डिजीज इज ऑल्सो नोन एज टाउपैथी, ठीक है। बाहर क्या डिपॉजिट हो रहा था, अमाइलॉइड प्लाग, अंदर क्या था, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, और इन दोनों में क्या होते हैं, टाउ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन्स, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ये एग्रीगेट करेंगे, दे विल बिकम रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन एंड एलिसिट न्यूरोटॉक्सिक रिस्पॉन्स फ्रॉम एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि म्यूटेशंस इट कैन अकर इन सेवरल जीन्स। जो हमने अभी अभी पढ़ी वो थी APP, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 से जो हमने स्टार्ट किया, तो वो पाथवे खुद से ही नहीं स्टार्ट हो गया, इसमें क्या हुआ यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हुई APP जीन में, फिर हमने देखा कि किस तरीके से हमारे प्लाक डिपोजिशन एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बन गए थे, ठीक है, टाउपैथी हो गई थी। और भी होती है म्यूटेशंस इन द जीन। नाउ अब यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, एक है क्रोमोसोम नंबर 14 जिसमें प्रीसेनिलिन 1 होता है, PS1, और एक है PS2, ठीक है। अब ये दोनों, एक क्रोमोसोम 14 पे है, एक क्रोमोसोम 1 पे है। इनमें जब म्यूटेशंस होगी तो अर्ली ऑनसेट वाला फेमिलियल एल्जाइमर्स डिजीज होगा, ठीक है। और एक क्रोमोसोम नंबर 19 में होता है एपोलिपोप्रोटीन E4, ठीक है, ये लेट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सारा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 14 और 1 अर्ली ऑनसेट, PS1 एंड PS2 लिख दो, क्रोमोसोम 19 लेट लिख दो, और उसके साथ ये लिख लो, ठीक है, एपोलिपोप्रोटीन E4, क्लियर है। नेक्स्ट कम्स द पैथोलॉजी। बायोकेमिकली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो धीरे धीरे एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड द कॉर्टेक्स, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस ऑल आर अफेक्टेड, ठीक है। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन, कॉर्टेक्स, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस ऑल आर अफेक्टेड। देन देयर इज सम बेसिक न्यूक्लियस ऑफ मीनट, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में क्या हो जाता है कि जो एसिटाइल कंटेनिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सो अगेन रिलेटेड टू योर एसिटाइल कोलिन, ठीक है। सो अगेन देयर इज डिप्लीशन ऑफ एसिटाइल कंटेनिंग न्यूरॉन्स, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अर्ली ऑनसेट में हमारा 1 एंड 14, और जो हमने ऊपर डिस्कस किया था क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है। और लेट ऑनसेट में हमने क्या डिस्कस किया था, क्रोमोसोम नंबर 19 एपोलिपोप्रोटीन E जीन, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। द फर्स्ट वन इज मेमोरी इम्पेयरमेंट, ठीक है।
मेमोरी इंपेयरमेंट गोइंग टू स्टार्ट विद एपिसोडिक मेमोरी लॉस, ठीक है, और पेशेंट में सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जाएगा और एट लास्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। तो इनिशियली तो वो रास्ते भूल जाएगा, ठीक है, या वो किसी पर्टिकुलर शॉप पे जा रहा है तो वो भूल जाएगा कि वो लेने क्या आया है, ठीक है, उसे पता नहीं चलेगा वो लेने क्या आया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उसको हो रहा है। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रास्ता तक भूल जाता है कि उसको अपने घर वापस कैसे जाना है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसके बच्चों का नाम क्या है, ही इज गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट व्हेन यू आर राइटिंग मेक श्योर यू राइट अर्ली रीसेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पहले होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। धीरे धीरे उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाएगी, जिस द नेक्स्ट कॉमन सिम्टम, कॉमन बीइंग एनोमिया, उसको ही विल बी अनेबल टू रिकॉल द नेम्स, ठीक है। तो अगर आपसे पेशेंट से पूछेंगे आप कि आपके साथ जो बैठा है उसका नाम क्या है, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक द नेम, फिर वो अगर बोलेगा कि मेरा नाम ये है फिर वो कहेगा हाँ हाँ यही नाम है, ठीक है। सो ही इज नॉट एबल टू रिकॉल द नेम्स, ए नोमिया नाम क्या है नहीं बोल पाएगा वो, ठीक है, कि ये पेंसिल है तो इसको क्या बोलते हैं, उसको नाम लेना नहीं आएगा। एंड डिफिकल्टी विद वर्ड फाइंडिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वही हुआ उसे शब्द नहीं मिल पाता कि वो कैसे बोले कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगला आता है एप्रेक्सिया, इट इज इम्पेयर्ड ability to carry out skilled complex or some organized motor activities, ठीक है। उसको कुछ काम करने को दे दिया जाए कि ये काट के दे दो या ये सब्जी बना दो ये चाय बना दो, या कुछ काम करने को आपने दे दिया कि मोटर एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व, ही और शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी, ठीक है। एग्नोसिया, इट इज़ फेलियर टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, जो उसे पता है कि ये होते हैं उसने बचपन से देखे हैं, वो उनको ही भूल गया, नहीं पहचाने जा रहे। पहले तो ऊपर नाम नहीं पता चल रहा था कि क्या बोलना है, अब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो है क्या चीज़, ना उसे कपड़े का पता चलेगा ना पीपल का ना प्लेस का, उसे नहीं पता होगा उसके कितने बच्चे हैं, उसकी वाइफ कौन है, उसकी शादी कब हुई थी, ही डू नॉट नो एनीथिंग, ठीक है। ये क्या था, एग्नोसिया। देन फ्रंटल एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इट इज इम्पेयरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग, कि उनको बोल दिया जाएगा अपने कपड़े तय लगा के रख दो अच्छे से, सो अगेन अनेबल टू परफॉर्म। देन पेराइटल प्रेजेंटेशन, विजुअल स्पेशल डिफिकल्टीज एंड डिफिकल्टी विद ओरिएंटेशन इन स्पेस, राइट, कि स्पेस में किस तरीके से चीज़ें ओरिएंटेड है, ही एंड शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। मायोक्लोनिक जर्क्स, sudden brief contractions of various muscles of the body may occur spontaneously or in response to physical or auditory stimulation, ठीक है। तो अगर ऐसे सडन ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शंस अचानक से आ जाए कुछ रिलेटेड टू सम स्टिमुलेशन, तो इससे हमें पता चलेगा मे बी की पॉसिबिलिटी जो कॉज है वो रह सकता है क्रोट्सफेल्ड-जैकॉब डिजीज, ठीक है, बट द कोर्स ऑफ एडी इज मच मोर प्रोलॉन्ग्ड। देन एनोस ऑग्नोसिया, ठीक है, दिस इज लैक ऑफ हाइजीन इशू और हेल्थ कंडीशन यू हैव, उसको पता नहीं चलेगा कि उसने अपने पजामे में ही डिफिकेट कर दिया है या वो हर कहीं यूरिनेट करने लग गया है, उसे अपने बारे में नहीं चला, अपने हाइजीन के बारे में पता कि मुझे कपड़े चेंज करने चाहिए, ठीक है, उसे नहीं पता चल रहा है कि वो बीमार है, आप उसको इतना समझाने की कोशिश करोगे कि आप बीमार हो, ये प्रॉब्लम है, उसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। एंड when the prefrontal cortex gets involved, तो धीरे धीरे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में, सोशल कॉग्निशन में, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन एंड अटेंशन इशूज, ये प्रॉब्लम सबसे लास्ट में रहेंगे रिलेटेड टू योर बिहेवियर, सबसे पहले मेमोरी रहेगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे द पेशेंट बिकम्स म्यूट, ठीक, म्यूटिज्म आ जाएगा धीरे धीरे, एंड बेड रिडन हो जाएगा पेशेंट्स, कुछ में रिजिडिटी भी आ जाती है, और जब बेड रिडन पेशेंट हो जाता है तो उसमें डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यूटीआईज, ठीक है, एंड अल्सर्स का और सेप्सिस का खतरा रहता है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली डेथ यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, सेकेंडरी इन्फेक्शंस और हार्ट डिजीज, ठीक है, एंड जनरलाइज्ड सीजर्स में ऑल्सो। द टिपिकल duration is 8 to 10 years, but the course can range from 1 to 25 years. So these are the different course of the disease: mild, moderate, severe, death, ठीक है। Then what are the diagnostic criteria are the same, ठीक है, memory impairment, aphasia, aprasia, agnosia and disturbance in executive functions. Now what are the investigations? Investigation is aimed at excluding other treatable causes of dementia. तो हम न्यूरो इमेजिंग स्टडीज करते हैं, like CT and MRI are not specific for day and maybe they may be normal early in the course of the disease, but as the disease progresses, diffuse cortical atrophy becomes apparent, and detailed MRI scan shows atrophy of the hippocampus. तो initially early phases में तो हमें कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा, but slowly and steady with the passage of the time हमें क्या नजर आ जाएगा, cortical atrophy, ठीक है, along with the cortical hippocampus की भी atrophy, ठीक है। Then positron emission tomography, that is जो PET scan भी हम कर सकते हैं, ठीक है। Then CSF markers में हमें नजर आएंगे raised tau proteins, low beta 42 amyloid and elevated ceramide levels, ठीक है। And routine investigations, blood chemistry, a complete blood count, test for syphilis, serum levels of vitamin B12 and thyroid functions. How can be treated? You should know that there is no specific treatment and the primary focus is on long-term amelioration of associated behavioral and neurological problems. ठीक है, तो ड्रग्स में we have some donepezil, galantamine, rivastigmine, ठीक है, ये आपके choline esterase के inhibitors हैं, ठीक है, and mementatine, NMDA antagonist, ठीक है। Other drugs, salicylic और vitamin E can also be given.